नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। साथियों, आपको बता दें कि अपने इस चैनल पर हम यहाँ पे अभी भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था 16 महाजनपदों का उदय, कैसे इनका उदय हुआ। इसके बाद हमने इनकी राजधानियों के बारे में जाना, आसान तरीके से किस प्रकार से हम उनकी राजधानियों को याद कर सकते हैं। और उसके बाद हमने जाना कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ, क्यों हुआ। हर्यक वंश जाना, शिशुनाग वंश जाना, नंद वंश जाना। तो इन सब के बारे में हमने क्वेश्चन आंसर के माध्यम से डिटेल से सब कुछ जो इनके विषय में आपको जानकारी दी। आज का जो टॉपिक होगा, आज के टॉपिक में सबसे जान लेते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास का वो टॉपिक जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें प्राचीन जो भारत पर विदेशी आक्रमण हुए थे। साथियों, आपने आमतौर पर यही पढ़ा है कि भारत पर यूरोपियों का आक्रमण हुआ और यूरोप वासियों ने भारत को लूट के हमारे देश से ले गए। लेकिन यूरोप ही नहीं, अपितु प्राचीन काल से ही हमारे देश पर विदेशी आक्रमण होते रहे हैं। जो सोने की चिड़िया नाम के हमारा ये देश था, अखंड भारत था, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत ये सारे देश मिले हुए थे। तो बहुत एक सोने की चिड़िया नाम से हमारा देश जाना जाता था। तो विदेशी आक्रमण यहाँ पे लगातार होते गए। तो साथियों, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि किसी टॉपिक को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले करंट अफेयर पढ़ेंगे। उससे क्या होगा कि किसी भी एग्जाम में आपको करंट अफेयर अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों हम सबसे पहले करंट अफेयर पढ़ेंगे, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है कि आने वाले एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि अमूमन क्या करते हैं कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि एग्ज़ाम जब स्टार्ट होता है, आने वाला होता है, तब हम करंट अफेयर पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि ये रणनीति थोड़ा सा काम उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है ना। तो करंट अफेयर हम प्रत्येक कोई टॉपिक शुरू करने से पहले करंट अफेयर पढ़ेंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं समसामयिकी सुपर डोज। आज का जो पहला जो समसामयिकी है वो है स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बना, है ना। जो हमारा स्वीडन जो देश है वो यूरोप का उत्तरतम वाला भाग है, जो स्वीडन देश है स्वीडन, तो वो नाटो का 32वां सदस्य बना। साथियों, नाटो के बारे में जान लेते हैं कि नाटो क्या चीज़ है। थोड़ा इसके बारे में पृष्ठभूमि जानेंगे तो हमें थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना क्यों होती है? साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होता क्या है, यूएनओ की स्थापना होती है और यूएनओ की स्थापना होने के बाद विश्व दो भागों में बढ़ जाता है। एक जो दो विचारधाराएं आती है, पहली विचारधारा को बोलते हैं पूंजीवादी विचारधारा। एक थी पूंजीवादी विचारधारा और दूसरा था समाजवाद विचारधारा। पूंजीवादी जो विचारधारा थी, इसका समर्थक कर रहा था, इसका नेतृत्व कहेंगे यूएसए कर रहा था। और वहीं जो समाजवाद था, उसका जो नेतृत्व जो देश कर रहा था, देश कर रहा था रूस कर रहा था। इन दोनों विचारधाराओं की आपस में जो लड़ाई थी, अगर ये कहें कि विश्व में प्रभुत्व स्थापित करने की इन दोनों में क्या थी, ताकत बढ़ाने की इन दोनों में लड़ाई चल रही थी, जिसे कि हम शीत युद्ध के नाम से भी जानते हैं। जो शीत युद्ध था वो मुख्य रूप से हथियारों के द्वारा नहीं लड़ाया गया था, अकेले है कि ना विचारधाराओं का एक लड़ाई थी। इसके तहत क्या करने लगे कि ये और देशों के अपने अपने संगठन में मिलाने लगी। और देशों को क्या करने लगे, ये अपने अपने संगठन में मिलाने लगी। अब विश्व में दो गुट बन गए। एक रूस के समर्थक वाले जो गुट थे, ये वो अलग हो गए, और एक रूस का जो यूएसए का जो समर्थक गुट था वो अलग हो गया। और रूस की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए जो हमारा यूएसए था, उसके जो ग्रुप था, उन्होंने नाटो की स्थापना की। और इस नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य रूस की ताकत को रोकना था। ठीक है, तो रूस की ताकत को रोकना इस नाटो का मूल उद्देश्य था। लेकिन आज भी जब यूएसएसआर जो हमारे बहुत सारे भागों में टूट गया, तो होना क्या चाहिए था, नाटो का अस्तित्व तो खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन आज भी ये नाटो अस्तित्व में है और विश्व के और देशों को अपने ग्रुप प्रयास इनका जारी है ना। तो इसी कड़ी में 32वां राष्ट्र बनता है हमारा कौन, स्वीडन। नाटो का 32वां सदस्य बनता है स्वीडन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को होती है ना। 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को नाटो की स्थापना होती है। तो ये था हमारा पहला
करंट अफेयर। दूसरा करंट अफेयर है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024। क्या है इसका? ग्लोबल पीस इंडेक्स मुख्य रूप से जो 3 क्राइटेरिया हैं इसके, एक है सामाजिक सुरक्षा, दूसरा है घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की सीमा, और तीसरा है सैन्यीकरण। अगर ये सारी चीज़ें किसी देश में सही तरीके से चल रही है तो इसका मतलब है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में उसकी स्थिति अच्छी रहेगी, है ना। तो इसमें प्रथम स्थान हमेशा की तरह आइसलैंड है, दूसरे नंबर पे आयरलैंड है, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया है, चौथे तो नहीं दे रखा है, लेकिन भारत का जो स्थान है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में वो है 116वां स्थान है भारत का। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान है 16। बहुत तो खराब स्थिति है भाई भारत की यहाँ पे। अगला जो प्रश्न है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार युवा पुरस्कार जो 33 वर्ष से कम आयु के जो उम्र के जो साहित्यकार हैं इनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया जाता है। 2011 से यह पुरस्कार प्रारंभ होता है ना। तो 2024 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया वो दिया गया गौरव पांडे को। किसको दिया गया? गौरव पांडे को 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला जो प्रश्न है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 के बारे में देखेंगे। प्रथम जेंडर गैप इंडेक्स समझ रहे हैं कि जो हमारा मेल और फीमेल के बीच में कितना गैप है। तो हमारे देश में भी बुरी स्थिति है ना। महिलाओं की भागीदारी कहाँ है ज़्यादा? तो आइसलैंड इसमें सबसे ऊपर है, सेकंड नंबर पर फिनलैंड और तीसरे पे नॉर्वे, ठीक है। और ये अंतिम जो स्थान है उस कौन है? सूडान। और भारत का जो स्थान है बहुत ही बुरी स्थिति है, 129वां स्थान ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। मतलब जो हमारा जेंडर गैप है ना, मेल और फीमेल का जो जेंडर गैप है वो बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही दयनीय स्थिति है, 129वां नंबर है। अगला प्रश्न है करंट अफेयर है जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान डेनमार्क का है और भारत का स्थान 7वां है। तो साथियों ये था आज का करंट अफेयर। अब आते हैं अपना मूल टॉपिक पे, है ना। तो आज हमने कुछ अलग कर रखा है। पहले हम आपको बताएंगे कि भारत में विदेशी आक्रमण कौन कौन हुए, और उसके लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। मात्र 5-10 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, तो पहले जान लेंगे। तो साथियों हमारे देश में आपने बार बार पढ़ा होगा कि विदेशी आक्रमण हुए, और केवल यूरोपीय या ब्रिटेन ने ही हमारे देश को नहीं लूटा, अपितु हमारे देश में प्राचीन काल से ही विदेशी आक्रमण हुआ करते थे। जैसे आपने अरबी आक्रमण पढ़ा होगा, यूनान से एथेंस से आक्रमणकारी आई। यही नहीं, जो अरबिया कंट्री है ईरान से भी, जिसे हम पार्सियन कहते हैं, वो भी हमारे देश को लूटने के लिए आई, और समय समय पर इनका आक्रमण हमारे देश में होता रहा। क्योंकि हमारा देश तो पहले से ही वसुधैव कुटुम्बकम की नीति, ऋषि मुनियों का यह देश था और वसुधैव कुटुम्बकम की नीति पर चलने वाला था। लेकिन इतनी शांति से तो भाई दुनिया कहाँ रहने देगी, है ना। तो फिर आक्रमण तो होने स्वाभाविक थे। तो सबसे पहले इसमें आता है प्राचीन काल में, जो 599 ईसा पूर्व में ईरान का जो क्षेत्र है, ईरान मैप में आप देखेंगे कहाँ पे है ईरान। ईरान वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे अभी मैप तो नहीं है मेरे पास, है ना। तो ये है ना, तो यहाँ पे ये हमारा अफ्रीका वाला मैप हो गया, ये मेडिटेरेनियन सी है। तो ईरान वाला जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे एक वंश था जिस वंश को हम क्या बोलते हैं, हकामनी वंश। ईरान वाले क्षेत्र में हकामनी वंश था। इस हकामनी वंश के जो प्रथम जो शासक थे उसका नाम था साइरस। और साइरस क्या करता है कि भारत पर आक्रमण करने की कोशिश करता है, और वो जगह ढूंढता है कौन सा, बलूचिस्तान वाला क्षेत्र। जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बलूचिस्तान वाला क्षेत्र कौन सा है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है वो बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है। तो ये क्या करता है कि रेगिस्तान वाले इलाके से साइरस प्रथम भारत पर आक्रमण करने का प्रयास करता है, लेकिन वह इस प्रयास में असफल हो जाता है। तो साइरस ने प्रथम बार जेड्रोसिया से भारत पर आक्रमण करने का फैसला किया। जो ये जेड्रोसिया नामक स्थान है वो आधुनिक जो बलूची स्थान है, तो वहाँ पे ये वाला जगह है। तो यहाँ से जो साइरस है वो असफल रहा भारत पर आक्रमण करने के लिए। आगे चलकर क्या होता है कि जो हकामनी वंश का जो साइरस का उत्तराधिकारी आता है दारा प्रथम, और दारा प्रथम ने सबसे पहले सिंधु नदी को पार करके, अब क्या होता है, जो ये भारत का मैप आप देख रहे होंगे, ये उस समय का भारत का मैप रहा होगा, ठीक है। उस समय का ऐसी तो रहा होगा भारत का मैप, ऐसा रहा होगा भारत का मैप। तो यहाँ से
साइरस प्रथम आक्रमण करने की कोशिश करता है तो यह असफल होता है। आगे जाकर जो दारा प्रथम है साइरस का उत्तराधिकारी, वो यहाँ से सिंधु नदी को पार करते हुए, अब यहाँ पे इनको रेगिस्तान नहीं आता है, तो यहाँ पे सिंधु नदी को पार करते हुए इसने सबसे पहले भारत पर सफल आक्रमण किया। इसने किया था दारा प्रथम ने। तो एग्जाम में आएगा कि भारत पर सफल आक्रमण सबसे पहले किसने किया था, वो किया था दारा प्रथम ने, सिंधु नदी को पार करते हुए आया था। आगे जाके ये जो दारा तृतीय है, ये जो हक्कामनी वंश है उसका अंतिम शासक था, है ना, और सिकंदर ने इसे पराजित किया था। तो आमतौर पे आप ये दिमाग में ये मत बैठाना कि सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाला सिकंदर रहा होगा, नहीं, कौन था, दारा प्रथम था। आगे चल के देखते हैं कि ईरानी आक्रमण, जब ईरान ने भारत पर आक्रमण किया था उसका क्या प्रभाव पड़ा होगा। इसके बहुत ज़्यादा प्रभाव थे। सबसे पहले ईरानी आक्रमण के दौरान बाहर समुद्री मार्ग की खोज हुई, तथा जैसे हम आमतौर पर बोलते हैं ना, पुर्तगालियों ने समुद्र मार्ग की खोज हुई, बिल्कुल गलत है। इतिहास को गलत लिखा गया है। क्या पुर्तगाली कब आए, उससे पहले भी तो समुद्र रहा होगा। तो ईरान के आक्रमण के समय में ही समुद्री मार्ग की खोज हुई थी तथा विदेश व्यापार को बढ़ावा मिला। ठीक है, आगे चलते हैं। पश्चिमोत्तर भारत में खरोष्ठी लिपि जो का प्रचार हुआ। जो खरोष्ठी लिपि है, खरोष्ठी लिपि दाहिने से बाईं की ओर, है ना, दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाने वाली जो लिपि है खरोष्ठी लिपि, तो पश्चिमी उत्तर भारत की खरोष्ठी लिपि, भारत में भी इसका प्रचार हो गया। पश्चिमी उत्तर समझ रहे हैं, जो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, काबुल वाला क्षेत्र, तो उसका प्रचार प्रसार भी इधर होने लग गया। आगे देखेंगे, ईरानियों ने अरमाइक लिपि का प्रचार किया। अरमाइक लिपि जो ईरानियों की थी, उसकी अरमाइक लिपि का प्रचार हमारे देश में हुआ। अभिलेख उत्तीर्ण करने की प्रथा, जो आप देखेंगे कि मौर्य काल में अशोक ने बहुत ज़्यादा अभिलेख लिखे हैं, और मौर्य काल पर भी इसका ईरानी आक्रमण का पूरा प्रभाव पड़ा, जिसमें हम अभिलेख उत्कीर्ण करने की जो प्रथा आरंभ हुई वो किसने दी थी, ईरानियों ने ही दी थी। याद रखें, इन ईरानियों को पारसियन भी कहते हैं, पारसियन भी ईरानियों को कहते हैं। ठीक है, तो पारसियन या ईरानी आक्रमण का ही प्रभाव था कि भारत में अभिलेख उत्कीर्ण कराने की प्रथा आरंभ हुई। आगे देखेंगे कि ईरानियों की क्षत्रप शासन प्रणाली का आगमन हुआ। जब ईरान, हालांकि क्षत्रप प्रणाली तो भाई सिकंदर के आक्रमण से भी प्रारंभ होता है, लेकिन ईरानियों ने भी, जो क्षत्रप प्रशासन प्रणाली थी, ये ईरानियों में भी ये प्रणाली विद्यमान थी। अच्छा, क्षत्रप प्रणाली किसे कहते हैं? जो क्षत्रप थे, आपने देखा होगा केंद्र में एक राजा होता है, और राजा जो शासन करता था, उसके बहुत ज़्यादा राजा शासन जो करता था, वो छोटे छोटे राज्य जो हुआ करते थे, इन राज्यों को बहुत ज़्यादा अधिकार थे, और राजा यहाँ से रेगुलेट करता था, कंट्रोल करता था, यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण। अगर एग्जाम में आएगा कि क्षत्रप का उद्देश्य क्या था, तो केंद्रीकरण नहीं था, सत्ता का विकेंद्रीकरण था। तो यहाँ पे क्या करता है राजा, क्या करता है, छोटे छोटे राज्यों में अपने शासन, अपनी क्या कर देता है, साम्राज्य को बांट देता है, और इनके माध्यम से राजा क्या करता है, शासन करता है। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण की एक प्रणाली थी क्षत्रप प्रणाली। तो आपने सुना होगा ना, दक्षिणी क्षत्रप, पश्चिमी क्षत्रप, ये आप बार में सुनेंगे। कुषाण काल में सबसे ज़्यादा क्षत्रप का क्या होता है, प्रचार प्रसार होता है। नहीं, क्षत्रप शासन प्रणाली कुषाण काल में सबसे ज़्यादा चलती है। आगे चलेंगे साथियों, अब हम देखते हैं यहाँ पे भारत पर यूनानी आक्रमण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत पर यूनानी आक्रमण। अगर यूनान की अगर बात करें, इसकी लोकेशन की बात करें, तो आप लोग मैप से देख सकते हैं, जो यहाँ पे मेडिटेरियन वाला सी है ना, मेडिटेरियन वाला सी है। तो मेडिटेरियन सी के इस वाले पूर्व में यहाँ पे एक है ब्लैक सी। कौन सा सी है, ब्लैक सी। उत्तर पूर्व में ब्लैक सी है, और इस उत्तर पूर्व के बगल, मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी के बगल में आप देखेंगे कि वहाँ पे एक देश है जिसे हम ग्रीस या यूनान कहते हैं। तो यूनान एक देश उस समय क्या था, एक साम्राज्य था। तो उस यूनान जो वहाँ पे एक जो शासक थे, मकदूनियाई शासक, जिनका नाम था सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, इनके नाम से ये जाना जाता है। तो सिकंदर वहाँ पे महान शासक थे, बड़े ही ओजस्वी और वीर किस्म के योद्धा थे। तो उन्होंने भी भारत पर आक्रमण करने की सोची। तो साथियों, आप देख रहे होंगे कि यूनान से पहले भी हमें पार्शियन यहाँ पे आक्रमण कर चुके थे। पार्शियन आक्रमण के बाद ही यूनानी आक्रमण होते हैं, जिसमें सिकंदर महान का आक्रमण होता है।
जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने की कोशिश करता है तो उस समय यहाँ पे पश्चिमोत्तर का मतलब समझ रहे हैं, उस समय ये अभी जो हम बात कर रहे हैं वो इस मैप की बात कर रहे हैं हम, जहाँ पे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी भारत का अंग था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पश्चिमोत्तर जो भारत था वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और इन्हीं राज्यों में एक राज्य था जिसका नाम था तक्षशिला के बगल में वहाँ पे एक तक्षशिला वाला जो राज्य था उसका राजा था आम्भी। तो आम्भी राजा ने सिकंदर जब हिंदुकुश पर्वत को पार करता हुआ, हिंदुकुश पर्वत वर्तमान में कहाँ है, अफगानिस्तान में, तो हिंदुकुश पर्वत को पार करता हुआ जब सिकंदर तक्षशिला पर पहुंचा तो वहां के राजा आम्भी ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर सिकंदर आगे बढ़ता है और झेलम नदी को पार करता हुआ रौंदता हुआ आता है और यहाँ पे झेलम नदी के बाद उसे मिल जाता है एक राज्य जिसे हम पंजाब राज्य कहते हैं। ठीक है, जो हमारा पंजाब वाला राज्य था, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, अब यहाँ पे सिकंदर पहुँच गया सिंध नदी को पार करता हुआ और इस जगह पे एक और नदी आती है जिसका नाम था झेलम। याद रखेंगे, इसके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, झेलम। बस आप थोड़ा सा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो झेलम नदी आती है और जब जो राजवंश पंजाब वाले क्षेत्र में जो राजवंश था उसका नाम था पौरव राजवंश और पौरव राजवंश के जो राजा थे उनका नाम था राजा पौरस इस झेलम नदी के तट पर सिकंदर को रोकने का भरसक प्रयास करता है और झेलम नदी के तट पर एक इतिहास का महान युद्ध होता है। इस इतिहास में बहुत ही जाने माने जो युद्ध होता है राजा पौरस और सिकंदर के बीच, जिस युद्ध को हम हाइडेस्पीज का युद्ध कहते हैं। यहाँ पे पूरा मैंने मेंशन किया हुआ है, हाइडेस्पीज या बितिस्ता का युद्ध कहते हैं, जिसमें राजा पौरस और सिकंदर के बीच झेलम नदी के तट पर एक लड़ाई होती है। ठीक है, जहाँ पर कि राजा पौरस हार जाते हैं। राजा पौरस ने सिकंदर को रोकने के लिए भरसक प्रयास किया है ना, लेकिन अंत में सिकंदर नहीं रुक पाए और रौंदते हुए पूरे भारत पर अपना अधिकार कर लिया। लेकिन क्या होता है, सिकंदर की कुछ तबीयत खराब होती है और वापस यूनान लौटने का सोच लेता है। लेकिन यूनान लौटने से पहले जो भारत की जो बागडोर है उनका सेनापति था, उसका नाम था फिलिप। क्या नाम था उसका? फिलिप था। और फिलिप को यहाँ का शासक नियुक्त कर देता है। ठीक है, 323 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। तो ये था सिकंदर के बारे में। आगे भी मौर्य काल में सिकंदर का उल्लेख आएगा, है ना, तो उसके बारे में फिर से आपको और कुछ बता देंगे। तो ये था पौरव राजवंश, हाइडेस्पीस का युद्ध, बितेस्ता का युद्ध भी कहते हैं, राजा पौरस के साथ हुआ था, पौरव राजवंश वहाँ पे था। तो ये सारा चीज़ें थी। आगे जानते हैं कि यूनानी जब आक्रमण हुए थे तो उसका क्या प्रभाव पड़ा, है ना, यूनानी, क्योंकि प्रभाव तो पड़ना ही है। जैसे यूरोपीय आक्रमण हुए थे तो यूरोपीय आक्रमण से कुछ प्रभाव तो पड़ा था ना। क्या क्या प्रभाव पड़ा था यूरोपीय आक्रमण करने से? भाई, भारत की जो प्राचीन जो संस्कृति थी या यहाँ पे हमारा उद्योगों का विकास हुआ, जो भारत बहुत छोटे छोटे राजवंशों में बटा हुआ था, वो आज जो हम एक भारत देश देखते हैं, तो अगर यूरोपियन नहीं आते तो शायद, क्योंकि छोटे छोटे राजवंशों में भी तो हमारा देश बटा हुआ था, तो ब्रिटिशर्स बहुत सारे प्रभाव पड़े थे ब्रिटिशर्स के आने से। तो उसी प्रकार यूनानी आक्रमण का जो प्रभाव पड़ा, सबसे पहले क्या हुआ कि यूनानियों ने मुद्रा निर्माण की कला ग्रहण, यूनानियों से, भारतीय जो यहाँ पे थे उनसे हमने क्या सीखा, यूनानियों से क्या सीखा कि मुद्रा निर्माण कला को हमने उनसे ग्रहण किया। एक उल्लूक शैली का उल्लेख आता है बार बार। उल्लूक शैली के सिक्के इसी का प्रतिफल था। जो उल्लूक शैली के सिक्के हमने देखा होगा, दिल्ली सल्तनत में भी बार बार इसका उल्लेख आता है। तो उल्लूक शैली के जो सिक्के थे वो यूनानियों का उसमें प्रभाव था, है ना। एक था गांधार कला का विकास, यूनानी कला का प्रभाव। इसीलिए हम गांधार कला को हिंदू यूनानी कला भी कहते हैं। जो भारत में विकसित जो मूर्ति निर्माण कला है ना, गांधार कला और मथुरा कला, मैंने पहले की वीडियो में बहुत इन दोनों के बारे में, जब मैं जैन पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने गांधार और वीडियो है इस, आप उसमें देख सकते हैं कि जब मैं बौद्ध धर्म पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने गांधार कला और मथुरा कला को बहुत अच्छे से बता रखा है। तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो गांधार कला के जो विकास में वहाँ पे यूनानी कला का प्रभाव दिखता है, इसीलिए गांधार कला को हिंदू यूनानी कला भी कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से गांधार कला किसके लिए? मूर्ति निर्माण कला है।
ठीक है, मूर्तियों को किस प्रकार से बनाना है उस कला के लिए है। तो साथियों यही था आज का टॉपिक। अब हम जानेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे और देखते हैं आप लोग कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। इसके बाद भी विदेशी आक्रमण, जैसे अब मध्य काल दिल्ली सल्तनत शुरू होने से पहले अरबों का आक्रमण देखेंगे, जहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम आते हैं, भारत पर आक्रमण करते हैं। तो इस प्रकार से आप सबसे पहले देखते रहेंगे भारतीय इतिहास में कि विदेशी आक्रमणकारी होते रहते हैं, लेकिन जो सबसे पहले हुआ था वो पार्शियन का आक्रमण था, उसके बाद यूनानियों का आक्रमण था। चलिए, पहला प्रश्न है, निम्न में से भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पार्शियन। ठीक है, ईरानियों का आक्रमण था, अरबियों का नहीं था। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण करने वाली प्रथम विदेशी शासक कौन था? प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण करने वाले, ऑप्शन दारा प्रथम, सिकंदर, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम। तो राइट आंसर था दारा प्रथम ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में हाइडेस्पीस का युद्ध कब हुआ? तो ऑप्शन है 326 ईसा पूर्व, 322, 321, 332 ईसा पूर्व। तो राइट आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पीस का युद्ध होता है। अगला प्रश्न है, किस विदेशी आक्रमण से भारत में अभिलेख लिखने की प्रथा आरंभ हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अभिलेख लिखने की प्रथा। तो भाई कहाँ से हुई थी? यूनानी से हुई। ठीक है, यूनानी से अभिलेख लिखने की प्रथा कहाँ से? अभी तो बताया था मैंने, यूनानी का अभिलेख लिखने की प्रथा यूनानियों से सीखा था। गांधार कला शैली पर किस विदेशी कला का प्रभाव पड़ा? तो भाई राइट आंसर क्या था? यूनानी। ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं ये। तो यूनानी जो कला थी उसका प्रभाव गांधार पे पड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बस तो यही था साथियों आज का टॉपिक कि भारतीय इतिहास के बारे में आपने जाना, विदेशी आक्रमण के बारे में। कैसे लगी आपको ये वीडियो? चैनल को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना साथियों। चैनल को यार आप लोग, अगर आपने वीडियो पूरी देखी, हमने आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है ना, तो आप लोग भी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मौर्य काल के बारे में, बहुत विस्तार से मौर्य काल को जानेंगे, किस प्रकार मौर्य काल का उदय हुआ, किन किन साक्ष्य हमें, साहित्यिक साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है, मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। शायद ही कोई एग्जाम हो जहाँ मौर्य काल से प्रश्न न आता हो। तो साथियों अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, पेपर प्रैक्टिस तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन पेपर प्रैक्टिस से पहले हम इतिहास का जो भी टॉपिक बताएंगे उसका पहले विस्तार से बताएंगे और फिर पेपर प्रैक्टिस अंत में करेंगे। और उससे पहले हम करंट अफेयर डेली करेंगे। बस 1 महीना आप इसे देख लीजिए और 1 महीने के बाद आपको उसका प्रतिफल मिलना शुरू हो जाएगा और आप खुद पे भी आपको लगेगा कि वह कुछ ना कुछ तो पढ़ा है। क्योंकि यार एक ही टॉपिक को लेके चलेंगे ना तो शायद इतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा, है ना। तो करंट अफेयर प्लस सब्जेक्ट को दोनों को लेके हम लोग चलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।